मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने संघीय कार्यपालिका अर्थात प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के संदर्भ में अध्ययन किया या चर्चा की कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने अब तक जितने भी प्रधानमंत्री दिए उनके बारे में चर्चा की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार से होती है उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम प्रधानमंत्री की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने बताया था कि प्रधानमंत्री वास्तव में मंत्रिमंडल के वृत्तखंड की मुख्य आधारशिला है। प्रधानमंत्री पद के महत्व को स्पष्ट करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि वह सरकार की नीतियां निर्धारित कर सकता है। एक विद्वान हुए जिनका नाम है कोचनेक, उन्होंने बताया कि औपचारिक शक्तियों की परवाह न करते हुए प्रधानमंत्री दल व सरकार दोनों का वास्तविक नेता है। श्री गॉडगिल ने आशंका व्यक्त की थी कि प्रधानमंत्री को इतनी अधिक शक्तियां व प्रभाव से विभूषित किया गया है कि यदि वह स्वभाव से सच्चा लोकतांत्रिक नहीं है तो वह अधिनायक बन सकता है। आपको ध्यान होगा कि 20 फरवरी 1977 को मुर्शिदाबाद के चुनाव अभियान के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री का पद देश का सबसे बड़ा पद है और उस पर किसी प्रकार का भी दोषारोपण देशद्रोह कहा जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको बातें बताई, इनसे उपरोक्त सभी वक्तव्यों से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री के पद के महत्व और प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। ये वस्तुतः भारतीय प्रधानमंत्री अनेक भूमिकाओं और दायित्वों का निर्वाह करता है जिनके माध्यम से उसका पद अत्यंत शक्तिशाली हो जाता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री का पद न इतना शक्तिशाली है न प्रभावपूर्ण, लेकिन इस स्थिति के विस्तृत विश्लेषण से पहले प्रधानमंत्री के दायित्वों की विवेचना करना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री के बहुआयामी कर्तव्य निम्नलिखित है, जैसे यहाँ अपन चर्चा करें इनकी शक्तियों की कि नंबर 1 कि मंत्रिमंडल तथा मंत्री परिषद का निर्माता है। प्रधानमंत्री एक प्रकार से मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्री परिषद का निर्माता है। जैसे बताऊं आपको मैं कि प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व मंत्री परिषद तथा मंत्रिमंडल का संगठन करना है। यद्यपि संविधान में दायित्व तो राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन वास्तविक रूप में मंत्री परिषद के सदस्यों का चयन व नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा। राष्ट्रपति यदि इस संबंध में कोई परामर्श देता है तो ये प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर है कि वह सलाह को स्वीकार करे या नहीं करे। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद के निर्माण में प्रधानमंत्री की ही भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सामान्यतः महत्वपूर्ण विभाग वह अपने पास भी रख सकता है। वस्तुतः वह संपूर्ण कार्यपालिका का प्रतिनिधित्व करता है और उसके समकक्ष कोई भी मंत्री या संपूर्ण मंत्री परिषद भी नहीं है। वह एक से अधिक विभाग अपने हाथ में रख सकता है। आपको यहाँ मैं बताऊं कि जैसे सबसे महत्वपूर्ण गृह विभाग है और यदि वह विभाग प्रधानमंत्री चाहे तो अपने पास रख सकता है,
तो सत्ता के अत्यंत संकेंद्रीकरण होने की संभावना रहती है। मंत्रियों के चयन में प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है, जैसे देश के विभिन्न भागों, हितों, धर्मों तथा वर्गों का प्रतिनिधित्व। दल के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उचित विभाग देते हैं प्रधानमंत्री जी। जैसे सरदार पटेल का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था तथा तत्कालीन राजनीति में उसका स्थान इतना महत्वपूर्ण था कि पंडित नेहरू जैसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री को भी उन्हें महत्वपूर्ण गृह विभाग देना पड़ा। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में या परिप्रेक्ष्य में जबकि विभिन्न दलों की मिलीजुली सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री को विभागों के बंटवारे में सजगता तथा सतर्कता बरतना अत्यंत आवश्यक है। बल्कि यूँ कहा जाए कि दलों के महत्व के अनुकूल विभागों का वितरण उसके लिए आवश्यक है, तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के दल को चूंकि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था तथा कई राजनीतिक दलों के सहयोग से सरकार बनाई गई थी, ऐसे में विभागों का वितरण उनके लिए तलवार की धार पर चलने के समान रहा होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल के संचालन में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है और यह भूमिका उसे अन्य मंत्रियों से विशिष्ट बनाती है। सामान्यतः निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, पर प्रधानमंत्री का परामर्श निर्णायक होता है। वह मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी कर सकता है तथा मंत्रियों को मार्ग निर्देश भी दे सकता है। संपूर्ण मंत्रिमंडल के समन्वयकर्ता के रूप में उसके लिए सभी विभागों के बारे में जानकारी रखना भी आवश्यक है। प्रधानमंत्री में यह क्षमता होनी चाहिए कि मंत्रिमंडल के विरोधों को सकारात्मक स्वरूप दे सके। वस्तुतः प्रत्येक प्रधानमंत्री की अपनी एक कार्यशैली होती है। यदि प्रधानमंत्री को अपने दल का संपूर्ण विश्वास प्राप्त है तो वह मंत्रिमंडल का सर्वेसर्वा हो सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी सकेंद्रीकृत सत्ता संपन्न प्रधानमंत्रियों के रूप में जाने जाते हैं। यदि कोई मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह के अनुरूप कार्य नहीं करता है तो प्रधानमंत्री उसे पद छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। जैसे यहाँ मैं उदाहरण आपको बताऊं कि आपको ध्यान होगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में श्रीमान मोरारजी देसाई 1969 में उप प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ऐसे ही स्थिति पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर सिंघवी ने कहा था कि संस्थागत दृष्टि से कैबिनेट के सदस्यों की स्थिति बहुत सीमा तक प्रधानमंत्री के सहयोगियों की अपेक्षा प्रधानमंत्री के अभिकर्ता और प्रतिनिधियों के जैसी होती जा रही है। वर्तमान में ऐसा अनुभव होता है कि इस स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है तथा प्रधानमंत्री का पद अब उतना शक्तिशाली नहीं है। सामान्यतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता तथा संचालन करता ही नहीं अपितु उसके जीवन को समाप्त करने वाला भी है। पंडित नेहरू ने यह स्वीकार किया था कि उन्हें प्रत्येक मंत्रालय का ध्यान रखना पड़ता है। एक समन्वयकर्ता एवं एक पर्यवेक्षक के रूप में कुछ मंत्रियों का अनुभव है कि प्रधानमंत्री उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। कुल मिलाकर मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करता है, जिसे नेतृत्व प्रधानमंत्री देता है। मिलीजुली दलों की सरकार का प्रधानमंत्री अपने पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों की भांति संपूर्ण सत्ता उपयोग नहीं कर पाया। अंततः पुनः एक दल की सरकार बनी है जिसमें श्री नरेंद्र मोदी का स्थान स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण रहा है। 17वीं लोकसभा के लिए हुए चुनाव में बीजेपी और भी सशक्त दल के रूप में उभरी
तथा श्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री के रूप में स्थिति और भी मजबूत हुई। तो प्यारे बच्चों, इससे स्पष्ट हो गया होगा कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के रूप में जो पहली शक्ति महत्वपूर्ण है कि मंत्रिमंडल तथा मंत्रिपरिषद का निर्माता, कि मंत्रिमंडल जो बनाया जाता है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर बनाया जाता है। मंत्रिपरिषद का जो निर्माण किया जाता है वो प्रधानमंत्री अपने सलाह के अनुसार करता है। पूर्व में जब एक दल की सरकार थी, जैसे आप पंडित नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का उदाहरण दे सकते हैं, तो उस कार्यकाल में प्रधानमंत्री शक्तिशाली भूमिका में उभरे थे। उसके पश्चात धीरे धीरे जब त्रिशंकु लोकसभा बनी या किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, तो उस कार्यकाल में या उस दौरान प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हुई। लेकिन पुनः अब एक ही दल की सरकार चल रही है, जिनका नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की स्थिति और मजबूत हुई है। दूसरी शक्ति के रूप में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता। संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान कौन होगा? प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। संविधान के 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से ऐसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकेगा, लेकिन पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा राष्ट्रपति जी। संविधान के अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासन तथा कानून निर्माण संबंधी मंत्रिपरिषद के निश्चय की सूचना दे। और यदि राष्ट्रपति संघ के शासन तथा कानून निर्माण संबंधी कोई जानकारी चाहे तो उसे दे। राष्ट्रपति यदि किसी मामले को जिस पर मंत्री ने तो विचार कर लिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने निर्णय नहीं लिया है, तो उसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखवा सकता है। इस प्रकार अनुच्छेद 78 के अनुसार राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह उससे सलाह ली जाए तथा वह प्रधानमंत्री को प्रोत्साहित कर सके। यह अनुच्छेद तथा उसकी व्यवस्थाएं कभी कभी विवाद की स्थिति उत्पन्न कर देती हैं और प्रश्न खड़े करती है कि क्या राष्ट्रपति के लिए सदैव यह आवश्यक है कि वह प्रधानमंत्री की सलाह को स्वीकार करे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से हिंदू कोड बिल पर काफ़ी मतभेद था। राष्ट्रपति ने समय समय पर अपना विरोध प्रकट किया, लेकिन अंततः उन्हें प्रधानमंत्री की इच्छा का सम्मान करना पड़ा। डॉक्टर राधाकृष्णन यद्यपि अपने व्यक्तित्व और विद्वता के कारण कार्यपालिका को समय समय पर प्रभावित करते रहे, लेकिन प्रधानमंत्री शास्त्री द्वारा उसने से परामर्श नहीं लेने के भी उदाहरण हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में भी राष्ट्रपति को सूचना न देने के अवसर देखे जाते हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ मतभेद तो जग जाहिर है। सामान्यतः ये भावना काम करने लगी कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री के भरोसे का आदमी होना चाहिए। कुछ स्थितियां ऐसी हैं जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार काम करने को बाध्य नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं कि संविधान के अनुच्छेद 85 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह संसद के प्रत्येक सदन को अधिवेशन के लिए आहूत करे तथा दोनों सत्रों की बैठक के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री उसे सत्र आहूत न करने की सलाह देता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसकी सलाह न माने। प्रधानमंत्री वे सूचनाएं भी राष्ट्रपति को देने से रोक सकता है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा व आंतरिक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का सहायक व सलाहकर्ता के रूप में मानी जाती हैं। ये एक प्रकार से प्रधानमंत्री की शक्तियों के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट जो कल आपको बताएंगे राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच की
कड़ी भी प्रधानमंत्री के रूप में मानी जाती है। ये अपन कल जो ऑनलाइन कक्षा लेंगे उसमें आपको बताएंगे। धन्यवाद।